केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनवाने के बाद आज चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की कमान को संभाल लिया है। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी शामिल हुए हैं। वहीं ओडिशा में नई बीजेपी सरकार आने के साथ ही राज्य को मोहन चरण मांझी के तौर पर नया आदिवासी मुख्यमंत्री मिल गया है। चंद्रबाबू नायडू अने नेनु मंच चंद्रबाबू नायडू का था, मौका शपथ ग्रहण का था। चौथी बार आंध्र प्रदेश की कमान चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है। नारा चंद्रबाबू नायडू अने नेनु। ये भावुक क्षण था। प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया, उनके गले मिले। उनके बेटे ने भी पहले पिता के पांव छुए और फिर प्रधानमंत्री मोदी से भी आशीर्वाद लेने के लिए झुके। प्रधानमंत्री ने उन्हें हाथ पकड़कर रोका और थपथपाकर आशीर्वाद दिया। इसी मंच पर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण और उनके बड़े भाई और साउथ के बड़े सुपरस्टार चिरंजीवी मौजूद थे। उनके साथ प्रधानमंत्री की जो केमिस्ट्री दिखी वो भावुक करने वाली थी। काफी देर तक दोनों भाइयों के साथ बातचीत की। उनका हाथ उठाकर जनता की ओर मुखातिब हुए। दर्शकों के बीच पहली कतार में चिरंजीवी के बेटे रामचरण भी मौजूद थे। राजनीति से अलग इस आत्मीय मुलाकात को देखकर वहां मौजूद हर इंसान भावुक नजर आया। मंच पर ही सुपरस्टार रजनीकांत भी थे। प्रधानमंत्री ने उनसे भी बेहद दोस्ताना अंदाज में मुलाकात की। ये वो तस्वीरें थी जो सियासत के शिष्टाचारों से काफी ऊपर थी। देखने वाले इन तस्वीरों में एनडीए का भविष्य देख रहे थे, पर कुल मिलाकर ये सुकून देने वाला पल था। चंद्रबाबू नायडू आज आंध्र प्रदेश के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं। इसके साथ ही राज्य की चौथी बार कमान संभालते हुए उन्होंने आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नायडू के साथ जनसेना पार्टी के प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। उन्होंने शपथ लेने के बाद नायडू के पैर छुए। तीसरे नंबर पर नायडू के बेटे नारा लोकेश ने भी शपथ ली। कुल मिलाकर आज मुख्यमंत्री समेत 25 मंत्रियों ने विजयवाड़ा में शपथ ली। इनमें 21 मंत्री टीडीपी के हैं, 3 जनसेना के और 1 मंत्री बीजेपी से है। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के कई नेता मौजूद थे, मगर मोदी 3.0 की सरकार बनाने में नायडू के साथ किंग मेकर की भूमिका को साझा करने वाले नीतीश कुमार इस समारोह से नदारद रहे। बिहार के सीएम की इस गैर मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा। सवाल उठने लगे कि आखिर नीतीश कुमार नायडू के शपथ समारोह में क्यों नहीं पहुंचे। निश्चित तौर पर जो सरकार बनी है हम लोग संतुष्ट हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी पे हम लोग सबको बिलीव है, विश्वास है। नेता ने जो निर्णय लिया है उसी पर हम लोग चलते हैं, चलते रहेंगे। सरकार बनने से एनडीए में खुशी है। एक भरोसा है कि केंद्र में भी स्थिरता बनी रहेगी, पर विपक्ष को गठबंधन में कई पेच नजर आ रहे हैं। हमारे कुछ प्रश्न नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब नरेंद्र मोदी जी सरकार का क्या करेंगे? जो सरकार मुसलमानों को 50 साल से ऊपर के मुसलमानों को पेंशन देने की बात कर रही है, ईदगाह और कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाने की बात कर रही है, जो सरकार आरक्षण देने की बात कर रही है, जो सरकार 50 लाख से ऊपर का कोलेटरल फ्री
अल्पसंख्यकों को लोन देने की बात कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी किसको मुंह दिखाएगी, क्या मुंह दिखाएगी? मुख्यमंत्री जी का जाना नहीं जाना ये उनका अपना मामला है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और एनडीए के अंदर जो जूतम पैजार की स्थिति है वो कुछ दिनों बाद बाहर आ जाएगी। लोकसभा के नतीजों में बीजेपी की जो सबसे बड़ी जीत फीकी सी पड़ गई थी, आज वहां भी ताजपोशी हुई। बीजेपी के मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री बने। उनके साथ कनक वर्धन सिंह देव और प्रभाती परिदा ने भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी भी इस ऐतिहासिक मौके के गवाह बने। इस शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। 25 साल का संघर्ष हुआ और विरोधी दल का काम करते करते आज सरकार में आ गई। महाप्रभु जगन्नाथ की इसलिए मैं उनका आभारी प्रकट करता हूं और उड़ीसा का 4.5 कोटी लोगों का उनको भी धन्यवाद दे रहा हूं। और मेरे को महाप्रभु जगन्नाथ जी इतना बड़ा दायित्व दिया है उड़ीसा क्षेत्र में काम करने के लिए और वो दायित्व निश्चित रूप से मैं निभाऊंगा। उड़ीसा लोगों का काम करने के लिए मैं निश्चित रूप से दायित्व लिया है और संकल्प भी लिया है। 16 साल बाद उड़ीसा में कमल खिला है। अकेले दम पर पहली बार बीजेपी की उड़ीसा में सरकार बन रही है। बीजेपी को 147 सीटों में से 78 सीटें मिली हैं। 24 साल तक नवीन पटनायक मुख्यमंत्री रहे। इस बार उड़ीसा की कमान मांझी के हाथ में है और लोगों को उम्मीद है कि मांझी सरकार पतवार पर मजबूत पकड़ बनाए रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकवादी हमले के बाद देश भर में आक्रोश है। इसी बीच आतंकवादी हमले के विरोध में बजरंग दल ने अहमदाबाद में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई और आतंकवादियों का पुतला भी जलाया गया। अहमदाबाद की ही तरह गुजरात में जगह जगह इसी तरह के विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। आज पूरे भारत भर में बजरंग दल द्वारा जो कश्मीर के अंदर बाबा शिवकोड़ी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की बस के ऊपर जो कायराना हरकत जो आतंकवादियों ने की है, ये घटना की बजरंग दल कड़े शब्दों में निंदा करता है और आने वाले समय में ऐसी घटना न घटे और सरकार हर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, ये बजरंग दल मांग करता है। और जिहादी मानसिकता वाले जो तत्व है उनको एक कड़ी चेतावनी देता है कि पूरे भारत के अंदर बजरंग दल इसका विरोध करेगा और ऐसी मानसिकता धराने वाले लोगों को कड़े से कड़े शब्द में उसकी निंदा करेगा और कड़े से कड़ी उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगा। सूरत के उमरपाड़ा में दोहरे हत्याकांड से हड़कंप मचा है। यहां 2 युवकों की हत्या करके शवों को कब्र में दफना दिया गया था। जब पुलिस को इसकी भनक लगी, पुलिस ने कब्र को खुदवाया, दोनों ही लाशों को बाहर निकाला और मामले की जांच शुरू की गई। ये तस्वीरें सूरत शहर से करीब 90 किलोमीटर दूर लिंबायत इलाके की है। यहाँ डबल मर्डर की वारदात से खुद पुलिस भी हैरान है। पहले 2 युवकों की हत्या की गई, उसके बाद शवों को गांव के ही कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। कब्रिस्तान के केयरटेकर ने जब 2 कब्रें खुदी देखी तो मामला पुलिस तक पहुंचा। इस वारदात की भनक लगते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। पुलिस टीम कब्रिस्तान पहुंची और कब्र खुदवाकर दोनों लाशों को बाहर निकाला, जिनकी पहचान लिंबायत इलाके के ही रहने वाले अजरुद्दीन कादिर और बिलाल सैयद के रूप में हुई है। ये दोनों 8 जून की शाम से लापता थे। एक कब्रिस्तान के केयरटेकर मूसा भाई ने वहाँ एक नई कब्र खोली हुई दिखी, वो उसमें कुछ शंकास्पद एक्टिविटी लगते उन्होंने वहाँ के सरपंच को बताया। सरपंच ने उमरपाड़ा पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर को इसकी जानकारी दी। वो जानकारी के तहत उमरपाड़ा पुलिस वहाँ पहुँची। एसडीएम मांडवी की हाजिरी में वहाँ कब्र की खुदाई की गई। वहाँ से 2 डेड बॉडी पुरुष की मिली, पीएम के लिए भेज दिया गया। वहाँ पीएम होने के बाद पुलिस ने तपास आगे बढ़ाई
तो मरण जनार बिलाल का कुछ झगड़ा अफजल के छोटे भाई के साथ हुआ था। उस झगड़े के तहत दोनों ने मिलके उनको वहाँ पे बुलाया उमरपाड़ा और वहाँ उनकी हत्या की गई। डबल मर्डर की इस वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया, ये हत्याएं कहाँ की गई और लाश कब्रिस्तान तक कैसे लाई गई, फिलहाल पुलिस भी इन सवालों के जवाब तलाश करने में जुटी है। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात करेंगे मौसम की। इन दिनों मैदानी इलाकों में गर्मी का पारा आसमान छू रहा है, लेकिन गुजरात के कई हिस्सों में मानसून बारिश वाली राहत लेकर पहुंच चुका है। अगर मानसून की यही रफ्तार कायम रही तो आने वाले वक्त में मानसून समय से पहले ही कई और दूसरे इलाकों में भी दस्तक देगा और गर्मी से राहत मिल जाएगी। दक्षिण गुजरात के लोगों के लिए मानसून राहत लेकर आया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में मानसून की एंट्री हो गई है। दक्षिण गुजरात में नवसारी और वलसाड से मानसून का आगमन हुआ है और आने वाले 4 दिनों तक इन जगहों पर अच्छी बारिश का अनुमान है। अभी जो रेनफॉल का फोरकास्ट दिया गया है गुजरात स्टेट के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन का, तो ये अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है नॉर्थ गुजरात में, जिसके कारण आज बारिश होगी और आने वाले दिनों में बारिश की जो मतलब टेंडेंसी है वो थोड़ी डिक्रीजिंग टेंडेंसी है। आने वाले दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट दिया गया है, आज डे 1 की बात करेंगे तो डे 1 में आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है और जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान है वो डिस्ट्रिक्ट है दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा, डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन, तापी, दादरा नगर हवेली। आमतौर पर गुजरात में मानसून की शुरुआत 20 जून से होती है, लेकिन इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले ही राज्य में पहुंच चुका है। मानसून के आने से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। हालांकि अभी पूरे गुजरात में मानसून को कवर होने में हफ्ते भर का समय लग सकता है। कल जो साउथ वेस्ट मानसून गुजरात स्टेट में साउथ गुजरात के कुछ पार्ट्स में नवसारी वलसाड में जो प्रवेश किया था, प्रवेश होने के बाद मानसून थोड़ा सा वीक हुआ है और इसका जो कारण है जो सीयर जोन था वो पहले 18 और 17 डिग्री के आसपास था नॉर्थ लेटीट्यूड पे, वो थोड़ा सा नीचे के साइड में शिफ्ट हो गया 17 के आसपास, जिससे जो रेनफॉल मतलब साउथ गुजरात रीजन पे होनी चाहिए थी वो थोड़ा सा वीक हो गया है। अगर पूरे देश में मानसून की स्थिति की बात करें तो मानसून केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात के दक्षिणी हिस्से, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से तक प्रभावी है, जबकि मानसून की पूर्वी शाखा बंगाल में ही पिछले कई दिनों से ठहरी हुई है। मानसून की दस्तक से गुजरात समेत कई राज्यों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो कई राज्यों में अभी भी भीषण गर्मी पड़ रही है। राजस्थान और दिल्ली में हीट वेव अभी भी जारी रहेगी, जिससे फिलहाल राहत के आसार नहीं है। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। राजकोट में सनातन धर्म की रक्षा के लिए बड़े संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें द्वारिका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती समेत बड़ी तादाद में साधु संतों ने हिस्सा लिया और सनातन धर्म के विरोधियों का एकजुट होकर मुकाबला करने का प्रण लिया गया। ये सनातन धर्म पर हो रहे प्रहार के खिलाफ साधु संतों की हुंकार है। राजकोट में हुए इस संत सम्मेलन में बड़ी तादाद में साधु संत शामिल हुए। इसके जरिए सनातन धर्म के विरोधियों को बड़ा संदेश दिया गया। अगर हमारे सिर पर चोट कोई करने लगेगा, सनातन धर्म पर चोट करने लगेगा, तो फिर शांत बैठना तो उचित नहीं होगा। इसलिए बहुत प्रेम से, बहुत शांत शब्दों में समझ लीजिए कि हम लोग कमजोर नहीं हैं और ये प्रमाण मुक्तानंद बापू ने यहाँ दे दिया है, आपके सामने है। इस सम्मेलन में सनातन धर्म सेवा संस्थान ट्रस्ट की रचना की गई। शेरनाथ बापू को गुजरात के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया और कई बड़े संतों और महामंडलेश्वर को इस संगठन में जोड़ा गया है। ये ट्रस्ट हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में विवादित बयानों पर कार्रवाई करेगा, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने का मुद्दा उठाएगा
और धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाने की दिशा में काम करेगा। अजाणता कांई नथी थतुं, जाणी जोईने। आ तो तमारी उदारता छे, बाकी बधुं कांई अजाणथी नथी थतुं, बधुं जाणी जोईने ज थाय छे। एवा समये आ धूळ उडाडવાનું काम पूज्य बापू અને આ સંતો કરી રહ્યા છે, ત્યારે આપણે બધા જ એમાં સાથે મળીને આ કાર્યને અમને જે કંઈ આદેશ થશે એ અમારી રીતે અમે એનો વિસ્તાર કરીશું। અમે લોકોના માણસો છીએ સાહેબ, વેદના માણસો આપ છો, અમે લોકોના માણસો છીએ, એટલે વેદ તરફથી જે કંઈ આદેશ થશે એ છેલ્લા માણસ સુધી પહોંચાડવાની જવાબદારી અમારી છે, લોકો સુધી પહોંચાડવાની जवाबदारी हमारी है। इस संत सम्मेलन की अध्यक्षता द्वारकापीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने की। उन्होंने भी धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने का मुद्दा उठाया। साथ ही एकजुट होकर विधर्मियों का सामना करने पर जोर दिया कि आपस में युद्ध न करके हम विधर्मियों से युद्ध करें। धर्मांतरण के लिए जो हमारे ऊपर बहुत बड़ा बल प्रयोग किया जा रहा है, धर्मांतरण को लेकर के, लव जिहाद को लेकर के, ईसाइयों मिशनरियों के द्वारा सेवा के प्रकल्प को लेकर के, आदि आदि के द्वारा जो धर्मांतरण के लिए तरह तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं, उनसे हम सबको सावधान होने की आवश्यकता है। और राष्ट्रीय गौमाता को राष्ट्रीय घोषित किया जाए, इसका भी हमारे सनातन धर्म संगोष्ठी में, परिषद में शामिल किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में द्वारकापीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती और कथाकार मुरारी बापू के अलावा भागवताचार्य भाई श्री रमेश भाई ओझा, अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष मुक्तानंद बापू, शेरनाथ बापू, कनीराम बापू समेत कई बड़े संत शामिल हुए और सभी ने सनातन धर्म की रक्षा को लेकर अपने विचार रखे। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको लिए चलते हैं चित्तौड़गढ़, जहां सांवलिया सेठ मंदिर में हर महीने अपने आने वाले लाखों श्रद्धालुओं ने चढ़ावे का नया रिकॉर्ड बना डाला है। इस महीने जब सांवलिया सेठ मंदिर के दान पात्र को खोला गया तो उसमें से 17 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश निकला है, 1.5 किलो से ज्यादा सोना और 68 किलो से ज्यादा चांदी मिली है। साथ ही 15 सोने के बिस्किट्स भी निकले हैं। और इसी तरह बनासकांठा के अंबाजी मंदिर का खजाना भी आपको हैरान कर देगा। नोटों की ये गड्डियां ना तो किसी बैंक का खजाना है और ना ही किसी सरकारी एजेंसी की कार्रवाई में मिले हैं, बल्कि ये खजाना है चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर का। जहां हर महीने की तरह जब इस महीने भी मंदिर के दान पात्र खोले गए तो उनसे रिकॉर्ड चढ़ावा सामने आया। जानकारी के मुताबिक 4 चरणों में 13 करोड़ 47,85,984 रुपए गिरे गए, जबकि ऑनलाइन 3 करोड़ 64,89,000 रुपए मंदिर को मिले हैं। कुल मिलाकर 17 करोड़ 12,74,984 रुपए सांवलिया सेठ को भक्तों ने चढ़ावे में भेंट किए हैं। इसके अलावा 1.5 किलो से ज्यादा सोना और 68 किलो से ज्यादा चांदी, साथ ही 100 ग्राम के 15 सोने के बिस्किट भी दान पात्र से निकले। गणना जो है दान पेटी से निकलने वाली राशि की हर माह लगभग होती है और आपकी बार जो दान पेटी से भक्तों ने जो दान किया है वो 13 करोड़ प्लस है। और ऑनलाइन मनी ऑर्डर के माध्यम से ऑनलाइन अकाउंट में अलग अलग माध्यम से भी जो राशि प्राप्त हुई है वो 3 करोड़ के से ज़्यादा है। तो मिला के 17 करोड़ के आसपास हमें दान राशि प्राप्त हुई है। काउंटिंग में हमारा जो मंदिर का स्टाफ ही रहता है, जो यहाँ कार्यरत रहता है अलग अलग जगह, और उसमें अलग अलग सेक्शंस के जो लोग होते हैं उनको हम रोटेशन से लगाते रहते हैं। और ट्रांसपेरेंसी के लिए पूरा प्रयास रहता है कि वहाँ वीडियोग्राफी जो है वीडियोग्राफर हैं उनको हम लगा के रखते हैं। और साथ ही CCTV कैमराज हैं, उसका भी हम कंट्रोल रूम के माध्यम से जो है सारी व्यवस्थाएं मॉनिटर करते हैं।
चित्तौड़गढ़ के इस प्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवलिया सेठ मंदिर में हर दिन सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, जो अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, खासकर व्यापारी। दरअसल व्यापार जगत में सांवलिया सेठ की ख्याति इतनी ज्यादा है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। मान्यता है कि जो भक्त खजाने में जितना चढ़ाता है, सांवलिया सेठ उससे कई गुना ज्यादा भक्तों को वापस लौटा देते हैं। इसी वजह से यहाँ हर महीने करोड़ों का चढ़ावा इसी तरह चढ़ता है, जिसका इस्तेमाल मंदिर के रखरखाव और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए किया जाता है। भक्तों की श्रद्धा है कि वो किसी भी रूप में दे जाते हैं। किसी ने लहसुन की खेती करी है तो लहसुन चांदी का चढ़ा जाएगा, किसी ने बढ़िया व्हीकल का बिजनेस किया तो व्हीकल चांदी का, और अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकृति की जो चीज़ें वो धातु के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। खास हाँ, मतलब आसपास के जो 16 गांव हैं मुख्य रूप से उनमें विकास किया जाता है, और मंडपी है उसका केंद्र बिंदु है। कई गुना श्रद्धालु बढ़े हैं, कई गुना यहाँ का चढ़ावा बढ़ा है। मैंने वो दिन भी देखा है जब यहाँ पे 50 लाख 70 लाख रुपए मासिक मेले में भंडारा खुला करता था, और आज वो राशि 15 से 20 करोड़ के आसपास खुलती है। तो आप आकलन कर सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे मान्यता बढ़ी है सांवरा सेठ जी की। और सांवरा सेठ जी के बारे में यह मान्यता काफ़ी प्रचलित है कि आप कोई भी नया व्यवसायिक कार्य करें, किसी भी तरह का कोई कार्य करें, और उनको अगर आपने पार्टनरशिप रख लिया, मतलब पार्टनर में 1% 2% आपने मन में ये श्रद्धा से ठान लिया, और वो पार्टनरशिप वो कार्य हमेशा सफल होता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूँ। सांवलिया सेठ मंदिर की तरह ही देश में कई और ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां भक्त दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। इन्हीं में से एक है गुजरात के बनासकांठा का प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर। यहां आने वाले भक्त अपनी मुरादी पूरी होने पर कैश के साथ बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं। इसी वजह से मंदिर के पास 50 करोड़ की कीमत की 6000 किलोग्राम चांदी और 122 करोड़ की कीमत का 175 किलो सोना है। मंदिर ट्रस्ट ने अंबाजी मंदिर के इस सोने को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में निवेश कर रखा है। इस महीने भी मंदिर ट्रस्ट ने स्कीम में करीब 4.5 किलो सोना जमा कराया था। अंबाजी मंदिर जो सोना भक्तों के जरिए दान भेंट में आता है, उसको गोल्ड मोनेटाइजेशन जो स्कीम है, उस स्कीम के तहत जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें जमा किया जाता है। अभी 2 दिन पहले अंबाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से 4.5 किलो सोना गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत बैंक में जमा किया गया था। और अंबाजी मंदिर जो है वो देश का सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। अंबाजी मंदिर की बात की जाए तो अंबाजी मंदिर का अभी तक का जो सोना जो जमा हुआ है वो कुल 175 किलो सोना जमा हुआ है। और 175 किलो सोना के तहत जो साल भर का जो ब्याज आता है उसमें मंदिर का विकास कार्य में उपयोग किया जाता है। देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों में चढ़ने वाला ये चढ़ावा भक्तों की भगवान के प्रति उनकी अपार आस्था और विश्वास को प्रकट करता है। चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंडारा और बनासकांठा से शक्ति सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट